हेलो स्टूडेंट्स आज क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम रिसाइट करेंगे जिसका टाइटल है फायर एंड आइस, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हम देखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस इस सोच यानी इस आइडिया को एक्सप्रेस करती है कि वर्ल्ड दो तरीक़ों से एंड और डिस्ट्रॉय होगा, फायर से या फिर आइस से। पोएट के अकॉर्डिंग फायर इस पोएम में ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड, क्रूएलिटी का सिंबल है। इट मीन्स फायर की मीनिंग क्या है इस पोएम में? ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड एंड क्रूएलिटी। ओके, इट मीन्स फायर इंसान की बढ़ती इच्छा, लालच और निर्दयता को इंडिकेट करती है। जितना अधिक लोग अपनी इच्छा और लालच को सेटिस्फाई या पाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही इच्छा और लालच बढ़ती जाती है। इनका कोई एंड नहीं है। इट मीन्स आपके डिज़ायर का, ग्रीड का कोई एंड नहीं है, और ये जंगल की आग की तरह लाइक वाइल्ड फायर की तरह फैलते हैं और आपकी पूरी लाइफ को एंगल्फ और स्वैलो कर लेते हैं। इट मीन्स आपकी आवश्यकता से अधिक इच्छा और लालच आपकी पूरी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। दूसरी ओर आइस, अब हम लोग फायर की मीनिंग जान चुके हैं, अब आइस की मीनिंग देखेंगे। दूसरी ओर आइस इस पोएम में इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, इट मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। आज के समय में हम लोग अपने रिलेशनशिप में कितना एक दूसरे के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कंसर्न, एक दूसरे की कोई केयर नहीं है। उसको क्या बोला गया है? इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। हेट्रेड यानी नफरत, कोल्डनेस यानी प्यार की कमी, एंड रिजिडिटी इट मीन्स कठोर होने का सिंबल है। अब आइस क्या है? हेट्रेड है, ठीक है, नफरत। पोएट का विचार है कि पोएट का ये आइडिया है कि फायर एंड आइस दोनों वर्ल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने में इक्वली कैपेबल है। मतलब फायर भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड आइस भी। इट मीन्स डिज़ायर भी वर्ल्ड का एंड कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आइस को क्या बोला गया? हेट्रेड भी। डिज़ायर और हेट्रेड मिलकर दोनों इस वर्ल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अब चलिए पोएम को रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Okay? अब चलिए इसकी मीनिंग देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड, इट मीन्स अंत, फायर से होगा, या आप ये कह सकते हैं डिज़ायर से होगा। कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड का एंड, अंत, आइस से होगा यानी हेट्रेड से होगा। मतलब वर्ल्ड का एंड या तो फायर, डिज़ायर से होगा, या तो वर्ल्ड का एंड आइस यानी हेट्रेड से होगा। बट मैंने डिज़ायर को टेस्ट यानी एक्सपीरियंस किया है। पोएट ये बोल रहा है कि उसने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है, डिज़ायर को अनुभव किया है, और मैं उनसे एग्री हूँ। यहाँ पे आप लिखा गया है ना कि आई होल्ड विद दोज, इसका मतलब एग्री विथ, और मैं उनसे एग्री हूँ जो वर्ल्ड के एंड के लिए फायर को फेवर करते हैं। मतलब जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड का एंड किससे होगा? फायर से होगा। या ओके, तो ये फर्स्ट किसके फेवर में है? ये जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड का एंड किससे होगा? फायर से होगा, ठीक है, इट मीन्स डिज़ायर से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर वर्ल्ड को दो बार पेरिश यानी एंड होना हो तो पोएट इसमें ये बोलता है, मुझे लगता है कि मैं हेट यानी नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। मतलब इसने हेट को, आइस को भी एक्सपीरियंस किया है, नफ़रत को, हेट्रेट को भी इसने एक्सपीरियंस किया है। और यह कहना है कि, मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन यानी एंड के लिए आइस, इट मीन्स हेट्रेट भी ग्रेट एंड सफिशियंट है। सफिशियंट जो इस मीनिंग में लिखा गया है, सफाइस, इट मीन्स सफिशियंट। ओके, तो इट मीन्स आइस, हेट्रेड भी वर्ल्ड के एंड के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। तो आप मान लिए ना कि फायर भी वर्ल्ड का एंड कर सकता है, मतलब लोगों की बढ़ती इच्छाएं, डिज़ायर भी एंड कर सकता है। आइस यानी हेट्रेड, लोगों के बीच में बढ़ती नफरत भी वर्ल्ड का एंड कर सकता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को ये फिनिश कर सकता है, ह्यूमंस को फिनिश कर सकता है। अब यहाँ पे पोएट का ये मानना है, इट मीन्स पोएट का मानना है कि फायर एंड आइस दोनों वर्ल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने में इक्वली कैपेबल है। मतलब दोनों बराबर कैपेबल हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में, यानी फायर एंड आइस दोनों के पास वर्ल्ड को एंड करने की बराबर क्षमता है। बट पोएट पहले फायर को और फिर आइस को वर्ल्ड के एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। अब हम पोएम का, फायर एंड आइस का राइम स्कीम देखेंगे। देखिए राइम स्कीम इसमें क्या है? ए बी ए बी सी बी सी बी। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फायर। फायर से
देखिए इसमें लास्ट में आर का साउंड आ रहा है, रा का साउंड आ रहा है ना, तो इससे मिलते जुलते वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो फायर, उसके बाद हम इसके मिलते जुलते डिज़ायर एंड देन फायर। तो ये फायर, डिज़ायर, फायर ये सब सिमिलर है, तो इनको हम एक लेटर से इंडिकेट करेंगे। वो क्या लेटर कौन सा होगा? ए होगा। अब आइस इसमें डिफरेंट है तो उसे हम बी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आइस से ही मिलता जुलता ट्वाइस है, तो ट्वाइस को भी हम बी ही बोलेंगे। देखिए दोनों में सा का साउंड आ रहा है, आइस, ट्वाइस, ओके, तो इसे हमने बी दिया। हेट, हेट बिल्कुल डिफरेंट है तो इसे हमने सी दिया। फिर यहाँ पे आइस आ गया तो आइस ऊपर हमने बी दिया है तो यहाँ पे बी ही देंगे। फिर ग्रेट आ गया तो ग्रेट आप देख रहे हैं ना, सी हमने किसको दिया? हेट, तो इसमें भी टाका साउंड आ रहा है एंड ग्रेट में भी टाका साउंड आ रहा है, तो आप देख रहे हैं हेट एंड ग्रेट, तो ये दोनों सी हो गए। और उसके बाद सफाइस, सफाइस यहाँ पे देख रहे हैं आइस के जैसा ही साउंड कर रहा है सफाइस, तो इसको हमने बी दे दिया। तो राइम स्कीम क्या हुआ? ए बी, बी सी बी। चलिए अब लिटरेरी डिवाइस को देखते हैं। लिटरेरी डिवाइस में क्या है? सबसे पहले हम एसोनेंस को देखते हैं। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस में थ्रू आउट द सेंटेंस सिंगल वॉवल का साउंड ही प्रोमिनेंट और मेजर होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा के 4th लाइन में एसोनेंस देख सकते हैं। इसमें प्रोमिनेंट साउंड क्या है? ओ। अब देखिएगा इसमें लिखा गया आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो होल्ड में ओ है, दोज में ओ, हु में ओ एंड फीवर में ओ, तो सभी जगह ओ का साउंड आ रहा है ना, तो ये क्या है? ओ वॉवल है एंड वॉवल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे क्या मानेंगे? एसोनेंस। मतलब थ्रू आउट द सेंटेंस वॉवल का साउंड ही प्रोमिनेंट होता है। अब सेकंड देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? कि एलिट्रेशन में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, ठीक है। किस साउंड का? उसमें एसोनेंस में क्या था? वॉवल साउंड का था, लेकिन एलिट्रेशन में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड का, इनिशियल लेटर का जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, जो वर्ड्स एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी, इट मीन्स क्लोज होते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन एंड 4th लाइन में देखिएगा, इसमें डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है। देखिए इसमें दिखा है वर्ल्ड विल, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो दोनों का इनिशियल साउंड मैच कर रहे हैं ना, वहाँ से वर्ल्ड विल। और सेकंड 4th लाइन में हम देखेंगे फेवर फायर, दोनों में एफ एफ जो इनिशियल लेटर हैं उनके साउंड कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिपीटेशन हो रहा है उनका, ठीक है। तो एफ एफ, तो इसमें आप जान गए ना कि किस तरीके से दोनों एक ही जैसे इनिशियल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इमेजरी देखते हैं। इमेजरी क्या है? इमेजरी में हम लोग अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू पोएम के डिस्क्रिप्शन को विजुअलाइज करते हैं। इट मीन्स पोएम में दिए गए डिस्क्रिप्शन या वर्ड्स की माइंड में इमेज और फीलिंग क्रिएट होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पोएम में रीडर वर्ल्ड के एंड और डिस्ट्रक्शन को फायर और आइस के थ्रू विजुअलाइज करेगा। मतलब आप रीड करेंगे तो आप ये विजुअलाइज करेंगे कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन किसके थ्रू होगा? फायर एंड आइस के थ्रू होगा। अब देखिए यहाँ पे विजुअलाइज आप कर सकते हैं, आपके दिमाग में एक माइंड में एक फीलिंग क्रिएट हो चुकी होगी, ठीक है। द रीडर वुड विजुअलाइज द डिस्ट्रक्शन थ्रू फायर एंड आइस, ठीक है। अब इसमें एनाफोरा देखते हैं। एनाफोरा में क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। इसका मतलब ये है कि 2 लाइन के जो इनिशियल वर्ड होंगे, ठीक है, एनाफोरा में 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, 2 या 2 से अधिकतर लगातार लाइंस की शुरुआत में सेम वर्ड का रिपीटेशन होता है। अब इसमें फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में देखते हैं सम से। इस देखिए फर्स्ट लाइन भी सम से स्टार्ट है, सेकंड लाइन भी सम से स्टार्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे? एनाफोरा। अब पर्सोनिफिकेशन देख लेते हैं। इस पोएम में फायर एंड आइस पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन ये है कि जब हम कभी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें अलाइव नहीं होती उनको अलाइव के तरीके से हम बिहेव करते हैं। इस पोएम में फायर एंड आइस उस तरह अलाइव नहीं है जैसे कि ह्यूमन, बट वर्ल्ड का एंड करने में कैपेबल है। इट मीन्स फायर एंड आइस को हम पोएम में ह्यूमन के राइट्स अधिकार दे रहे हैं, ओके। अब इंजाइनमेंट देखेंगे। इंजाइनमेंट क्या है? जब कोई एक सेम क्लॉज और सेंटेंस एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना पॉज बिना पंक्चुएशन मार्क्स के कंटिन्यू रहता है तो इसे क्या बोलते हैं? इंजाइनमेंट कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टैंजा के 3rd एंड 4th लाइन में डिज़ायर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, 3rd एंड 4th। अब देखिए फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इसके बाद कोई लाइन नहीं है और सेकंड लाइन में ये लाइन चली गई है बिना पंक्चुएशन मार्क के। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजाइनमेंट। अब एंटीथीसिस देते हैं। एंटीथीसिस में क्या होता है? 2 अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं एक साथ, ठीक है। इसमें क्या किया है पोएट ने? यूज 2 वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। फायर एंड आइस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिंबॉलिज्म देख लेते हैं। तो सिंबॉलिज्म में क्या है? जब हम वर्ड्स को सिंबॉलिकली यूज़ करते हैं, इट मीन्स वर्ड्स के लिटरल मीनिंग से डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं। द वर्ड
फायर हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर, मतलब फायर की मीनिंग क्या है, डिज़ायर। मेटाफर में ये शो किया जाता है कि कैसे दो चीज़ें, टू थिंग्स, जो कई मायने में एक समान सेम नहीं है, फिर भी एक अन्य महत्वपूर्ण तरीके से एक दूसरे के समान है। अब यहाँ पे देख लीजिए, द पोएट कंपेयर्स फायर विथ डिज़ायर। अब इसमें फायर क्या है, वो डिज़ायर है, बट इसे किस तरीके से कंपेयर किया गया है कि दोनों डिफरेंट तो हैं, बट आप देखिएगा कि फायर को यहाँ डिज़ायर से रिलेट किया गया है, तो कहीं कहीं पे सिमिलरिटी भी है बट डिफरेंट भी है। तो इस तरीके से कंपेयर को क्या बोलते हैं, मेटाफोर।